फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 2 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए। ये सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल की वर्कशीट है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आई है, तो मैं दोनों में बनाऊँगी, आप लोग ले लेंगे। तो पहले आप अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो आज हमारा जो विषय है क्या है, उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। आई समझ में बात। यानी कि जिस प्रकार सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो आपके ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरे मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यानी कि जो आपका चंद्रमा है वो आपका सैटेलाइट है ना। उपग्रह मतलब क्या होता है, सैटेलाइट। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है, इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसका एक भाग ही दिखाई देता है। अगला क्या लिखा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी कि जो चंद्रमा का हिस्सा है वो पृथ्वी का 1/4 है। यानी कि पृथ्वी के जो ये आपका डायामीटर है वो अगर मान लीजिए 4 है तो चंद्रमा का 1 है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीक होता है, यानी इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यानी कि अब आप सोचेंगे कि जब मैम ये इतना छोटा सा है तो इतना बड़ा कैसे दिखता है, तो बता दिया कि ये इसलिए इतना बड़ा दिखता है क्योंकि बाकी जो खगोलीय पिंड हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूरी पे हैं। ठीक है, जबकि ये जो है बनिस्बत उन सब के करीब है। आगे क्या लिखा है, चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। यानी कि चंद्रमा जो है ना तो इसमें हवा है ना पानी है जैसे हमारी पृथ्वी पे है, और इसकी जो ज़मीन है वो कैसी है, पर्वतीय है, और वहाँ पे गड्ढे भी हैं और मैदान भी है। ठीक है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यानी चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी से चमकता है। दिए हुए चित्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को नामांकित कीजिए। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सूर्य, तो आप इसे लिख दीजिए सूरज या सूर्य, सामने ऊ की मात्रा और या सूर्य। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है जी, तो आपको अलग से ही पता चल रही है। आप इसे लिखेंगे पा में नीचे रा, आधा था, वा में बड़ी की मात्रा पृथ्वी। और ये जो नन्हा सा आपको दिख रहा है ये हमारे चंदा मामा है, तो इसे आप लिख लेंगे चंद्रमा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है नीला आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यानी अब आपको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहले इंसान थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न देशों के द्वारा कई प्रयास किए गए। भारत की ओर से 2008 में चंद्रमायान तथा 2019 में चंद्रयान चंद्रमा पर भेजा गया। ठीक है, तो अब इसे याद रखिएगा, 2008 में भेजा गया था चंद्रयान और 2019 में भी एक चंद्रयान भेजा गया था। ठीक है, तो 2 बार पृथ्वी हिंदुस्तान ने भी भेजे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो लिखा है आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा होती है, और आकाश में जिस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता है वह नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या होती है। ठीक है, मौसम खराब ना होने पर
तो आप ये तो जानते ही हैं, मौसम ना ख़राब होने पर ही हमें दिखाई देता है। अगर मौसम ख़राब हो तो हमें तो दिखाई ही नहीं देगा, है ना। लेकिन ये तो आप लोग सब जानते हैं, चंद्रमा जिस दिन पूरा दिखता है उस दिन पूर्णमासी होती है, और जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है वो नए चाँद की रात होती है, यानी उसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, दिए हुए स्थान में रात के आकाश में चंद्रमा की विभिन्न कलाओं यानी रूपों का चित्र बनाइए। ठीक है, अब पूर्णिमा में कैसा होगा, तो पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा होगा, बिल्कुल गोल। आज की रात चंद्रमा की स्थिति क्या है, आज जो है चाँद की 3 तारीख है, तो चंद्रमा जो बिल्कुल बारीक है। ठीक है, इसके बाद अमावस्या में क्योंकि चाँद होता ही नहीं है, तो बिल्कुल आप देख देंगे कि चाँद होता ही नहीं है, या फिर बिल्कुल नील के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है गतिविधि 1, जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या है, पता लगाइए। तो देखिए, अमावस्या जो थी वो आपकी परसों थी, यानी कि आपकी परसों क्या तारीख थी, आज है 16, है ना। तो आपकी लगभग शायद 13 तारीख को अमावस्या थी, क्योंकि नए चाँद की रात थी। अब 13 से आप आगे लगा लीजिए 15 दिन, तो यानी 15 दिन आप आगे लगा लीजिए, लगभग 28 जुलाई के करीब आपकी पूर्णिमा होगी, है ना। तो आप लिख लीजिए अमावस्या कब थी, तो आप लिख लीजिए 13 जुलाई। अरे ये तो हिंदी में लिखना है ना, तो आप लिख लीजिए 13 जू, लाला में आकर डंडा, बड़ी ई 13 जुलाई। तो 13 जुलाई क्या है, अमावस्या है। ठीक है, यानी थी जो गुजर गई, और आपकी लगभग 28 जुलाई को जो है वो आपकी क्या है, पूर्णिमा है। ये लिखा पूर्णिमा, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह को हम लोग कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं। यानी कि अब आप जानते हैं कि हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, या अभी आप देखिए इंटरनेट के थ्रू मेरी वीडियो देख रहे हैं, है ना। ये सब कैसे होता है, ये सब आपके आर्टिफिशियल ग्रह जो होते हैं ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी मानव निर्मित सैटेलाइट्स के ज़रिए ही होता है ना। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है एक, जिसको आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे। फ़िलहाल ये समझिए कि ये साइंटिस्टों द्वारा बनाए जाते हैं, और उसके बाद रॉकेट से इन्हें जो है पृथ्वी के अक्ष पर छोड़ दिया जाता है, जिसे हम कक्षा भी बोलते हैं ना। इनकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं की सहायता से हम संचार के माध्यम GPS व टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह क्या हैं आपके, इनसेक्ट और IRS इंस्टीट्यूट आदि हैं, यानी कि ये आपके कुछ भारतीय उपग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है दैनिक जीवन में और कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है, पता लगाएं। तो आप इसका आंसर खुद से लिख देंगे, कोई बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहीं कराए दे रही हूँ, आंसर शीट पे नहीं दिखा रही हूँ। देखिए, दैनिक जीवन में हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं ना सॉरी, ठीक है, मोबाइल पे बात करते हैं, नेट चलाते हैं, है ना, इंटरनेट, मोबाइल पे बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। बाकी आपको देखिए टेलीविज़न, GPS ये तो बता ही दिया गया। इसके अलावा रेडियो, पुराने ज़माने में जो रेडियो का इस्तेमाल होता था वो सब, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा ही की जाती हैं। ठीक है, तो अब आप इनको लिख सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप जैसे अब नेट चला रहे हैं या फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें भी वेबसाइट्स वगैरह जो बनती हैं वो सब इन्हीं के थ्रू आती है। या इसके अलावा हम लोग जलवायु, ठीक है, जलवायु के बारे में, या कोई पहले से अगर आपदा आने वाली है, ठीक है, आपदा आने वाली है कोई पहले, तो उसके बारे में हमें पहले से पता चल जाता है। और आसमान में यानी अंतरिक्ष में क्या हो रहा है ये भी इन सैटेलाइट्स के द्वारा पता चल जाता है। तो वैसे सैटेलाइट्स के बहुत सारे काम हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।